Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. Hello student, 11th class 5th चैप्टर में जो फ्रिक्शन वाला पार्ट चल रहा था उससे रिलेटेड दो टॉपिक हैं। इनके जो रीजनेबल क्वेश्चन उससे हैं रिलेटेड घर्षण से, वो लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के बल लगते हैं किसी वस्तु पर। जैसे कल मैंने बात की भी थी कि हम नॉर्मल जो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो हमेशा वस्तु के केंद्र से नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, जो वस्तु का भार होता है वो हमेशा नीचे की ओर क्या करता है, कार्य करता है। इसको बैलेंस करने के लिए वस्तु का जो ऊपरी सरफेस है, इस सरफेस के लंबवत एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल N या R। ठीक है, तो ये हमेशा ही क्या होता है, सरफेस के क्या होता है, जस्ट अभिलंब ऊपर की होता है, यानी पृष्ठ के लंबवत होगा और ऊपर की ओर लग रहा होगा। किसको बैलेंस करने के लिए उत्पन्न होता है, भार को बैलेंस करने के लिए उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हुआ, केवल N यानी R के और Mg के बारे में हुआ। अब क्या होता है कि देखिए वस्तु की फ्रिक्शन के लिए मैंने बोला था, अगर यहाँ आप समझ के चलिए कि यहाँ जो ये रोड हो और वस्तु की गति इस तरीके से हो रही हो, तो ये जो टायर होंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, जस्ट पीछे लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, और गति हो रही होगी आगे। ये होगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ठीक है, यानी गति के विपरीत दिशा में क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में क्या होता है, घर्षण की जो होती है वो घर्षण बल की दिशा होती है। तो बात करते हैं देखिए घर्षण कोण की। तो घर्षण कोण क्या है, घर्षण कोण से मतलब है कि जो हमारे पास अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है किसी वस्तु के लिए, ये अगर कोई पॉइंट हो, ठीक है, इस पॉइंट को आप ऐसे समझ लीजिए कोई वस्तु है या किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास है जहाँ द्रव्यमान कार्य करता है संपूर्ण। तो इसी से क्या होता है, वस्तु पर सारे बल क्या करते हैं, ये अब ऐसे ग्रेविटेशन पॉइंट है, गुरुत्व केंद्र, सारे के सारे बल जो होंगे इसी पर कार्य करेंगे। तो अब यहाँ से जस्ट ऊपर की ओर कार्य करेगा N या R, ठीक है, और नीचे की ओर कार्य करेगा Mg। ठीक, अगर ये पॉइंट गति कर रहा है, यानी अगर सरफेस हो किसका, निचली सतह हो, तो फ्रिक्शन कार्य करेगा इसके अपोजिट, यदि मोशन की जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक, अब आप अगर इसकी बात करें तो देखिए इन दोनों का परिणामी किसका, फ्रिक्शन फोर्स का, और इस प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी है, ठीक है, जो परिणामी है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है थीटा, ये कोण कहलाता है घर्षण कोण। आप इसको निकालना चाहें तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आप सपोज दैट Fs है, ये आपका R है, तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है। तो आप लगा सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब का मतलब ये सामने वाला यानी Fs और अपॉन R। ठीक है, यहाँ आप इसको n से डिनोट कर सकते हैं। तो Fs की जो वैल्यू लिखाई थी स्थैतिक घर्षण के नियम में वो लिखाई थी μs, ये होता है म्यू, ठीक है, या इस तरीके से बना लीजिए म्यू या u बनाइए, और जो छोटा u बनाते हैं छोटा u बनाइए, उसके दोनों साइड ही निकाल दीजिए, ये होता है म्यू। तो μs, ठीक है, और μs के साथ लिखा हुआ था r या n, तो r अपॉन r से r कैंसिल तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू μs। ये आपका होता है घर्षण कोण। ठीक है, ये आपका क्या होता है, घर्षण कोण होता है। तो घर्षण कोण की परिभाषा क्या होती है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण कोण जो घर्षण बल जो है, इनका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है इसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शन एंगल या घर्षण कोण। निकालते कैसे हैं, tan थीटा आप लगाइए Fs अपॉन R और Fs को आप कन्वर्ट कर दीजिए
म्यू एस इंटू आर में स्थैतिक घर्षण के नियम से आर से आर कैंसिल तो बचेगा म्यू एस, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है समतल सड़क, ठीक है, एक होती है समतल वृत्ताकार सड़क और एक होती है ढलानदार सड़क। यानी इसी सड़क में क्या होता है, आपस स्लोप होता है, यानी अनंतर होता है कुछ ना कुछ। जैसे देखिए ये समतल सड़क है, अब अगर मैं इस क्षेत्र ये समतल सड़क अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं और यहाँ टर्न हो तो ये अनंतर होगा एक तरह का। तो ये दो तरह के बेस होते हैं कि एक तो होता है इस तरह की सड़क पर मुड़ना और एक होता है इस तरह की सड़क पर मुड़ना। तो दोनों तरीके के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हम केवल बात करने वाले हैं कि जब कोई एक साइकिल सवार एक सिंपल सड़क पर चल रहा हो और वो गति कर रहा हो, ठीक है, तो जब उसके बारे में हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा, ये नॉर्मल एक सड़क है, तो सड़क पर जब हम मुड़ते हैं तो वो क्या होगा, थोड़ा उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत तो उसमें झुकाव आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, साइकिल के लिए आप मान के देखिए, ठीक है। अब यहाँ जो सेंटर होगा साइकिल और साइकिल वाला जो सवार है, तो उससे जो ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो बल कार्य करेगा वो करेगा कौन, mg उसका भार, ठीक है। जस्ट इसके अगेंस्ट यानी इसके जस्ट सामने ऊपर की ओर कौन काम करेगा, r, कौन काम करेगा, r, ठीक। अब आप अगर यहाँ इसके r के कंपोनेंट निकालें, अगर आप क्या निकालें, r के कंपोनेंट निकालें, यहाँ जो एंगल बना, ये जो एंगल बनेगा ये ऊर्ध्वाधर से बनेगा। क्यों, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या लगता है, सरफेस के लंबवत लगता है ऊपर। तो अगर ये साइड सवार सीधा होता तो इस तरह से लगता है ऊपर, तो एंगल कहाँ से बनेगा, ऊर्ध्वाधर से बनेगा। तो एंगल क्या मान लो आप, थीटा। क्या मान लीजिए, एंगल हो गया थीटा। अब इस r के जो ये r है इसके कंपोनेंट ये कौन सा हुआ, r cos थीटा और ये कौन सा हुआ, r sin थीटा, ठीक है। तो देखिए r cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, भार को। और मैंने भी बताया भी था कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है वो किस बैलेंस किसको करता है, भार को बैलेंस करने के लिए उत्पन्न होता है। अब ये क्या है, r sin थीटा। तो देखिए अब इसका मतलब साइड सवार इस तरह से झुका हुआ है वो, तो वो क्या कर रहा होगा, टर्न कर रहा होगा इस तरीके से, यानी अंदर की ओर झुका हुआ है। तो जब हम ये जब हल्का झुका और ये टर्न करना इसने शुरू किया तो वृत्तीय गति करने के लिए बल चाहिए होता है अभिकेंद्र बल, जिसका सूत्र होता है mv²/r, mv²/r। और इस बल के बिना वस्तु वृत्तीय गति कर नहीं सकती है। तो इसका मतलब देखिए क्या क्या हुआ कि r cos थीटा बैलेंस करता है mg को, r sin थीटा जो बल है वो क्या उत्पन्न करेगा, अभिकेंद्र बल को उत्पन्न करेगा, जिससे वस्तु क्या कर सकती है, गति कर सकती है वृत्तीय पथ पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा, अभिकेंद्र बल किसी ना किसी बल की वजह से उत्पन्न हो रहा होगा या कोई ना कोई अन्य बल अभिकेंद्र बल को उत्पन्न कर रहा होगा वृत्तीय गति कराते हुए, अन्यथा वृत्तीय गति नहीं हो सकती। जब तक अभिकेंद्र बल आपके पास नहीं होगा वृत्तीय गति आप नहीं कर सकते। तो देखिए बात करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले r cos थीटा जो बैलेंस करेगा वो करेगा mg को, ठीक है। और अगर हम r sin थीटा की बात करें तो r sin थीटा बैलेंस करेगा mv²/r। अब क्या कीजिए, देखिए दो समीकरण हैं आपके पास, तो दोनों समीकरणों में क्या है कि जब हमारे पास साइन और cos थीटा अलग अलग हो तो आप ध्यान रखिएगा उसको हमेशा tan थीटा में कन्वर्ट किया जाता है। तो tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, एक को डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r अपॉन mg। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/r rg। आपको अगर एंगल चाहिए तो आप एंगल निकाल लीजिए tan इनवर्स v²/rg से, या आपको वेलोसिटी चाहिए तो v² बराबर rg tan थीटा और v बराबर √rg tan थीटा। यहाँ पे दो फॉर्मूले हो जाते हैं। तो ये साइकिल की जब मोड़ पर मुड़ते हुए गति के बारे में वर्णन है।
तो आई होप कि आपको दोनों टॉपिक समझ में आए हों। जो हम नेक्स्ट बातें कर रहे थे सड़क के ढलानदार और समतल होने पर मोड़ने की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।